ये मेरा हार्ड वर्क है कि बहुत सारी चीजें हमने की है तब हम बोल पा रहे हैं और सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हार्ड वर्क ही हमको सक्सेस तक ले जा सकता है। क्या हुआ ऐसा कि आपसे यूथ इतना कनेक्टेड फील करता है? इसका आंसर यहाँ पे है। हमारे गोपालगंज में है भारत, हमारे मिथिला में है भारत, हमारे पटना में है भारत, पटना के गाँव के दियर के क्षेत्र में है भारत। आपके पास डीएम आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे। पॉलिटिक्स में अच्छे लोग तो हैं, इस बात को कोई नहीं नकार सकता और लिटरली है। तो पूरा क्लास देख रहा था तो मैम कहती है कि अच्छा देखो तुम्हारे बीच में रहते रहते वो कहाँ चले गया, तुम यहीं बैठ के सुन रहे हो। बट बिल्कुल वो यूथ भी कहीं ना कहीं सुनना वो चाहता है जो उसको पसंद है। पूरी भारत एआई से एआई के सफर को प्राप्त करने पे निकल चुका है। हमारा पर्पस है कि हम जो भी वीडियो लेकर आए वो आपके लिए नॉलेजेबल और इंसाइटफुल हो। इसके लिए हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेजेबल हो। जैसे मेरा एक छोटा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा। मेरी ही ज़िंदगी में एक मार्च है जब हम स्पीच दिए, गुड लक का उदाहरण है, पूरे बिहार को रिप्रेजेंट किए। पोस्ट लंच मेरी ही ज़िंदगी का वो भी उदाहरण है, 1 मार्च का ही, जब हमको प्राइज़ नहीं मिला। 7 दिसंबर मेरी ही ज़िंदगी में है जब मेरे को नेशनल यूथ आइकन का अवार्ड मिला। मेरी ही ज़िंदगी में है। सो वहाँ नहीं मिला बट यहाँ मिला। कुछ तो मिला ना, ऐसा थोड़ी है। और स्पीच खराब होती तो थोड़ी मिलता, कुछ अच्छा रहा था तभी मिला। ये कहाँ पे मिला था आपको? ये हमको मिला था दिल्ली में। ये दिया गया था हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से। अच्छा, जी हाँ। और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने दिया था हमें। और वहाँ भी नेशनल लेवल से सब आए थे? हाँ, वहाँ पे नेशनल लेवल पे सब लोग आए थे और नेशनल यूथ कैटेगरी में केवल मेरा नाम था। यूथ आइकन का अवार्ड उस व्यक्ति को मिलना जो चुनाव लड़ने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और फिर हमें भारतीय छात्र संसद में मौका मिला। देश का सबसे पुराना और देश का सबसे प्रेस्टिजियस स्टेज MIT वर्ल्ड स्कूल, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का वो मंच था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात वहाँ पे भी है। फिर अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है ना कि आज हम और आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इससे केवल एक बात लोग सीखें, लक और हार्ड वर्क, तो बहुत बड़ी बात होगी। हम दोनों सफल हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया इसी डिलेमा में फंसी पड़ी है। पूरी दुनिया अनसक्सेसफुल होने का रीजन भी लोग लक पे डाल देते हैं, सक्सेसफुल होने का रीजन बाहरी जो लोग हैं वो लक पे डाल देते हैं। और जबकि दोनों के बीच में फैक्टर हमेशा हार्ड वर्क रहता है। लक एक वेरिएबल है लेकिन हार्ड वर्क कांस्टेंट है। भारतीय छात्र संसद में मौका मिला, वहां पे फिर टॉपिक था यूथ इन पॉलिटिक्स। इस बार हमने अप्लाई किया यूथ इन पॉलिटिक्स पे। इंटरेस्टिंगली फर्स्ट लेवल पे मेरा सिलेक्शन हो गया, हमें बुला लिया गया पुणे में। सेकंड लेवल था और वहां पे सेकंड लेवल थोड़ा अलग तरीके से था। मतलब ऐसे नहीं कि सबके बीच में आपको स्पीच देना। 7 लोगों का पैनल बैठा है, सभी एस्टीम्ड प्रोफेसर्स, नॉलेजेबल लोग, और उनके सामने आपको अपनी स्पीच प्रेजेंट करनी है। अब ऐसा तो जीवन में कभी नहीं किए थे। सडनली मौका मिला, हम अपनी स्पीच दिए तो वो लोग एक बात बोले कि आदित्य आपकी स्पीच बहुत बेहतरीन है, बट जो 5 लोग हमें सेलेक्ट करने थे हमने कर लिया। अच्छा, ओके। तो यूथ इन पॉलिटिक्स पे तो जगह नहीं है और हम ये नहीं चाहते कि आप जैसा स्पीकर यहाँ से बिना बोले चले जाए। तो हम ये कहेंगे कि हाउ द इवॉल्विंग पॉलिटिक्स इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स 2.0। इस पे बोलिए। ये टॉपिक उन्होंने दिया? ये टॉपिक ऑप्शन में था, उस पे और लोग compete कर रहे हैं दूसरी तरफ। ऑन स्पॉट मेरे को मौका मिला। वो बोले अगर 1 घंटा है आपके पास, स्पीच प्रिपेयर करिए, स्पीच पेश करिए एंड देन आप स्पीच दीजिए। मतलब आप सेलेक्टेड हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमने सोचा नहीं था। और देखिए ये लक का फैक्टर है, क्यों हम आपको बता रहे थे। देखिए लक ये था कि मौका नहीं मिला। पहली चीज, आप अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये बैड लक है। गुड लक ये है कि आपको मौका मिला ना, आपको दूसरे टॉपिक पे मौका मिला। और वो कैसे गुड लक बनेगा, हमने उस पर स्पीच तैयार की। उस समय तो ऐसे ही स्पीच तैयार कर लिए, बहुत ज्यादा 1 घंटे में आप क्या ही कर पाएंगे। और पेश किए, सेलेक्ट हो गए, घर आए। कल हमारी स्पीच है। फिर देखिए जीवन, पता नहीं, हमारा टेस्ट भी बहुत हाई लेवल का लेता है। घर आके हम ये प्रिपेयर कर रहे थे कि क्या बोलें क्या ना बोलें। फिर हम बहुत सी चीज़ें उसमें कनेक्ट किए, बहुत अच्छा एक मेरा डायनेमिक सा स्पीच रेडी हो गया। और फिर हम भगवान को धन्यवाद कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि ये तो हम सोचे ही नहीं थे कि हम बोल रहे होंगे। और हम इंजीनियर भी हैं, बाय डिफॉल्ट वो मेरे ब्रेन में है जो चीज़ें, वो तो हम पढ़ रहे हैं ना डेली, तो डेली पढ़ रहे हैं, वही बोलना है हमको। और पॉलिटिक्स से कनेक्ट करके बोलना है। इट इज़ लाइक पॉली प्लस टेक, पॉलीटेक।
और हमको बोलने का मौका मिला तो हम मेरे को पूरा स्पीच तो याद नहीं है, बट उसमें एक लाइन हम शुरू किए थे कि पूरी भारत एआई से एआई के सफर को प्राप्त करने पे निकल चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे आत्मनिर्भर इंडिया बनने निकल चुका है। और फिर वैसे कर करके बहुत सी चीजें थी। फिर लास्ट में हम बोले थे कि हम सबको अपॉर्चुनिटी मिली है, वेदर यू वांट टू यूज इट फॉर द कंस्ट्रक्टिव कॉज और फॉर द डिस्ट्रक्टिव कॉज विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। ये सोशल मीडिया और एआई, इसको आप कंस्ट्रक्टिव कॉज के लिए यूज करेंगे तो भारत का फ्यूचर अलग होगा, डिस्ट्रक्टिव कॉज के लिए यूज करेंगे तो भारत का फ्यूचर अलग होगा। एंड देन मेरा स्पीच एंड हुआ वहां पे, और फिर मेरे को लगा यार क्या बोल गए यार, तो मतलब ये लक ही था, मौका ना मिलना भी लक था, मौका मिलना भी लक था। बट इन सब के पीछे एक चीज और थी, वो हार्ड वर्क था। वो जो रात, फिर स्पीच की एक रात पहले हम सो नहीं पाए क्योंकि मेरे को स्पीच ही रेडी करना था अभी, वो हार्ड वर्क था, वो कोई नहीं देखेगा। हर सक्सेसफुल आदमी का हार्ड वर्क कोई नहीं देखता, और रियलिटी ये होती है कि हर सक्सेसफुल आदमी सक्सेसफुल ही इसलिए है क्योंकि वो हार्ड वर्किंग था। रोहित शर्मा को हर कोई कहता है ना कि पुल शॉट बड़ा अच्छा खेल लेते हैं, आपको पता है वो आदमी कितना पुल शॉट की प्रैक्टिस किया है तब जाकर के उतना अच्छा पुल शॉट खेल पाया। हम सब विराट कोहली को बड़े एडमराइज करते हैं। विराट कोहली की अगर स्टार्टिंग क्रिकेट आप देखिए, बहुत अच्छा कवर ड्राइव खेलने वाले प्लेयर नहीं थे वो, फ्लिक शॉट बहुत अच्छा खेलते थे पैर पे। जब इंग्लैंड का 2014 का दौरा हुआ और आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलों पे वो आउट होना शुरू हुए, देन वहां से उनका करियर इवॉल्व हुआ, और वहां से जो कवर ड्राइव्स उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे खेला और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आया और वो खेलते चले गए, वहां से निकला वो विराट कोहली जो लीजेंड बना। उससे पहले तो विराट कोहली वाज जस्ट अनदर प्लेयर। वो मेहनत से आया, हर कोई मेहनत को भूल जाता है। और फिर हम क्रिकेट का एग्जांपल है तो बड़ी इजीली समझाएंगे, बड़ा आसानी से समझ में आता है अपने व्यूअर्स को, अपने देश के लोगों को। क्रिकेट और पॉलिटिक्स, ये दो चीजें बहुत आसान समझ आती है। जब आदमी बैटिंग कर रहा होता है, बॉल आता है, एज पे लगा, विकेट कीपर के ग्लव्स में गया, ये लक है। एज पे लगा, छक्का चला गया, ये भी लक है। लेकिन हर बार एज से छक्का नहीं लगेगा, बीचों बीच टाइमिंग के साथ शॉट खेलने के लिए हार्ड वर्क चाहिए। बुमराह एक बार कर सकते हैं, विराट हर बार कर सकते हैं। यहां आता है हार्ड वर्क, और हम हर किसी की लाइफ में यही होगा, हर किसी की लाइफ में। ये आपका हार्ड वर्क है कि आप इतना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम कर पा रहे हैं। जब तक क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा तब तक आंसर्स बढ़िया निकल नहीं पाएंगे। ये मेरा हार्ड वर्क है कि बहुत सारी चीजें हमने की हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, तब हम बोल पा रहे हैं। कोई और होगा, मे बी हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा और बेटर बोलेगा, कम होगा कम बेटर बोलेगा। ये होता रहेगा, और सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हार्ड वर्क ही हमको सक्सेस तक ले जा सकता है, लक कभी नहीं ले जाएगा। लक एक फैक्टर रहेगा, बट वो कंट्रोलेबल नहीं है। शायद इसीलिए 1 पोजीशन और 2 पोजीशन के बीच में ना बहुत थिन लाइन होता है। किसी का लक थोड़ा डोमिनेट हो गया तो वो फर्स्ट हो सकता है, लेकिन सेकंड वाला भी उतना ही हार्डवर्क किया हुआ रहता है। तो हार्डवर्क विल ऑलवेज पे यू, बट लक जिसका ज्यादा काम कर गया वो थोड़ा एक स्टेप आगे निकल गया, जिसके लिए लक ने काम किया वो थोड़ा पीछे रह गया। इसमें एक चीज और है जो हम बेटर तरीके से इसको एनालाइज करते हुए देख सकते हैं। लाइफ टेस्ट मैच क्रिकेट की तरह है। फर्स्ट इनिंग में लक अगर किसी और को आगे निकाल के लेके चला भी गया है तो दूसरा मौका तो मिलना ही है सेकेंड इनिंग में। हमारा हार्ड वर्क बेटर रहेगा तो हम सेकेंड इनिंग में कैपिटलाइज कर ले जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम लोग गावा का टेस्ट मैच याद करें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया टूटा है गावा का घमंड 32 सालों बाद, फर्स्ट इनिंग में तो इंडिया पिछड़ ही गया था, सेकेंड इनिंग में कैपिटलाइज किया ना। लाइफ के अगर फॉर्मूले पे देखें तो नरेंद्र मोदी अपने जीवन के पहले पार्ट में बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं रहे हैं। अगर हम लोग के इवेल्युएशन क्राइटेरिया के हिसाब से देख लिया जाए तो 20-25 साल तक नौकरी अगर सरकारी नहीं लगाए तो आदमी सक्सेसफुल नहीं है। 30 साल में बाल बच्चा नहीं हो गया, शादी ब्याह नहीं हुआ है तो आदमी सक्सेसफुल नहीं है। मोदी जी का तो कुछ नहीं था 52 साल तक। 52 साल की उम्र में वो आदमी जाके डायरेक्टली मुख्यमंत्री बन जा रहा है, और 52 साल में करियर चेंज होता है। 64 साल की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आज की तारीख में तीसरी बार बन चुके हैं। 52 साल की उम्र तक वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं है, 52 साल के बाद सक्सेसफुल है, बट हार्डवर्क उनका भी था। बिल्कुल लाइफ को अगर टेस्ट मैच क्रिकेट से कनेक्ट करें, फर्स्ट इनिंग में सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन सेकंड इनिंग में आकर के शुभमन गिल और ऋषभ पंत की तरह खेल के लेके चले गए मैच को। वही होता है हर किसी की जिंदगी में कि क्या आपको जब मौका मिला, शायद एक मौका आप चूक गए, दोबारा मिलेगा, दोबारे वाले पे कैपिटलाइज करना है। मेहनती रहिएगा, कर ले जाइएगा, नहीं रहिएगा कैसे कर पाइएगा। बहाने बनाने वाले लोग कभी जीत नहीं पाएंगे जिंदगी में, और ये याद रखना होगा हर किसी को। जो सुन रहे हो वो ये चीज सीखें। हमारे देश में 70% लोग यूथ हैं ऑलमोस्ट, और जो नहीं है वो भी सीखना चाहिए। आप किसी चीज के प्रति
डिटरमिन्ड हैं और आप मेहनत किए चले जा रहे हैं, रिजल्ट मिलेगा। एक मोमेंट आएगा जब रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आज भारत उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 2014 में हम स्टार्टअप इंडिया शुरू किए, 2014-15 के आसपास। आज रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। बीज बोने के एक दिन बाद पेड़ नहीं निकल जाता है, समय लगता है पेड़ को बड़ा होने में, बट पानी आपको डेली देना पड़ेगा, सींचना तो डेली पड़ेगा। एग्जैक्टली। और बचा के भी रखना होगा कि कहीं कोई जानवर आके खा न ले जाए जो पेड़ लगा रखे थे आप। यही होगा जीवन में हर किसी। मनोज तिवारी जी से इंटरेक्शन का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है उनका। जैसे बाहर से दिखते हैं मस्त मौला, अंदर से भी उतने ही मस्त मौला, और बहुत सपोर्टिव इंसान है। स्पेशली मतलब हम जितने नेताओं से मिले हैं उनमें सबसे डाउन टू अर्थ एटीट्यूड हमको लगा है तो किसी का मनोज तिवारी जी का लगा है। इतना अच्छा कनेक्ट करेंगे ना वो आपके साथ, आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार मिले हैं। बहुत कनेक्टेड फील। क्या बातें हुई, क्या एक्सपीरियंस हुआ आपका? सबसे पहली बार तो जब हम मिले तो पार्लियामेंट में मिले, तो वहाँ पे तो सबसे पहला परिचय हुआ। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई। तो फिर वो बोले कि अच्छा आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मोदी जी से मिलना चाहते हैं? तो सभी बोले हम सब मिलना चाहते हैं। तो हम सब तो आए ही थे मोदी जी से भी मिलने के लिए। तो बोले हाँ, लेकिन वो थोड़ा G20 का प्रोग्राम वगैरह है तो मोदी जी थोड़ा ऑक्यूपाइड हैं उस चीज़ में। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने फ़ोन में सबका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसको मोदी जी से जो बोलना है, और अभी कुछ दिनों बाद हम मोदी जी से मिलेंगे तो हम ये वीडियो मोदी जी को दिखा देंगे। तो सबको ही अगर कुछ बोलना चाहता है तो आप सभी बोल दीजिए। तो मेरा एक वीडियो है जो वायरल हुआ था, वो मनोज तिवारी जी के ही फोन में रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। जिसमें हम मोदी जी के लिए बोले थे कि मोदी जी हम पहली बार 2014 में आपको सुने थे जब आप बोले थे कि जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़िए, कुछ बनने के लिए नहीं। और करते करते तो कुछ मिल ही जाना है। बनने के लिए जाइएगा तो हो सकता है कुछ ना कर पाइए, लेकिन करने के लिए जाइएगा तो मे भी बन भी जाइए। तो हम वहीं पे बोले थे रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो वो वाली जो पंक्ति थी वो उनके फ़ोन में रिकॉर्ड हुई, और फिर पता नहीं अब दिखाए होंगे कि नहीं दिखाए होंगे। वो अच्छा, उन्होंने बताया नहीं कि वो नहीं, उन्होंने तो बताया था कि हम दिखाए थे। वो डेफिनेटली दिखाए होंगे। हम एक मतलब ऐसे ही जैसी मजाक की बात थी। फिर दोबारा हमको उनसे फिर बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति हैं। उन्होंने पता है क्या कहा, हमें डर लग रहा था कि क्या यार पहली बार कैसे नंबर मांग लें क्या इनका। तो वो कहते हैं अच्छा आप में से कितने लोगों को मेरा नंबर चाहिए? सभी हाथ उठा दिए। तो कहते हैं एक काम करते हैं, ये मेरा पर्सनल नंबर है, पूरे देश को तो नहीं दे सकता हूँ, आप लोगों को तो दे ही सकता हूँ, लेकिन ये आप लोग बाहर किसी को मत दीजिएगा। तो वहां जितने थे सभी ने नोट किया और बोला कि यही नंबर आप जब चाहें तब मेरे से जब बात करना हो आप इससे बात करिएगा। तो ये मे भी उनका भी आइडेंटिफिकेशन रहता होगा कि ये नंबर केवल उन लोगों के पास है जो टॉप लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम चेक किए कि काम करता है कि नहीं करता है। अच्छा। तो विश्वास नहीं था कि वो नंबर नहीं, विश्वास तो था, विश्वास की प्रामाणिकता तय कर रहे थे हम। तो हमने उनको मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा है। तो उनका रिप्लाई आया। तो मुझे अच्छा चलो अपने ही हैं, मनोज तिवारी जी ही हैं, कोई और नहीं है, और वो पीए का भी नंबर नहीं है, मनोज तिवारी जी का पर्सनल नंबर है। फिर जब हमको अपना यूथ पार्लियामेंट कराना था, जो हमने भारत मंडपम में भी कुछ दिनों पहले कराया, तो हमने उनको मैसेज किया। ऑलमोस्ट लगभग 1 साल हो गए थे हमें मिले हुए, और हम जब उनको मैसेज किए तो रात में 1:30 बजे वो रिप्लाई करते हैं मेरे को। मीन्स वो आदमी कब तक जग रहे हैं आप ये भी सोचिए। और रात में मेरे को रिप्लाई करते हैं कि हाँ आदित्य आ जाओ सुबह 9 बजे। और ऐसे जैसे कि बहुत अच्छे से जान रहे हैं। मे भी हो सकता है इतने बड़े व्यक्ति कितनों से मिलते भूल भी गए हों। और नेक्स्ट डे जब हम गए, अच्छा आप सोचिए मेरा लुक बिना बालों वाला, बिना दाढ़ी वाला वो कैसा था, मेरा लुक अब वाला बहुत अलग है। पहचानने वाला व्यक्ति भी 1 साल में भूल जाए। और जब हम गए मनोज तिवारी जी से मिले तो, और मनोज तिवारी जी से अभी हम मिले नहीं, अभी हम जस्ट जा ही रहे हैं, तब तक मनोज तिवारी जी उधर से निकल के आते हैं, और आदित्य का हाल बा हो। अच्छा। और वो एक ऐसा चीज था ना, वो कोई भी होगा तो कनेक्ट कर ही जाएगा उस चीज के साथ। और फिर मनोज तिवारी जी से हमारी बात वगैरह होने लगी। फिर वो फिर बात वगैरह करने लगे कि और कैसा चल रहा है सब, ये वो पूछने वगैरह लगे। फिर कहे इवेंट कौन करा रहा है? हम बोले युवा वाहिनी भारत। बोले ये क्या है? हम बोले हमारा अपना संगठन है जो यूथ्स के लिए काम कर रहा है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है आपके पास? हमने बोला सर ये तो है, ये नहीं है, क्या ये करा देंगे क्या? बोले हाँ अरे लिस्ट लिखते जाइए। और फिर वो अपने पीए से बोलते जा रहे थे कि आप ये करा दीजिए। मतलब कितने सपोर्टिव। हम मांगने नहीं गए थे उनसे सपोर्ट, हम तो अपने ही लेवल पे कर रहे थे। हमारा तो ये था कि सर आप आ जाएं, वही बड़ी बात है। और वो उन्होंने सपोर्ट दिया। तो दैट्स वाई मनोज तिवारी जी मेरे बहुत 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 दिल के करीब के एक व्यक्ति हैं। फिर यही एक्सपीरियंस है। फिर वो हमारे इवेंट में आए
तो अब उन्हें जल्दी थी, उस दिन ऋषिकेश निकलना था उनको, बट वो हमारे इवेंट पे फिर भी आए, और इवेंट में आए, परिवार समेत आए, मैम भी आई हुई थी, सुरभि मैम। सो आए और भाषण वगैरह दे रहे थे, तभी किसी ने कहा कि सर गाना वगैरह हो जाए। गाना शुरू किए, उसके बाद हाँ 2-3 गाना वगैरह चला, खूब वायरल हुआ, उनके भी पोस्ट से वायरल हुआ, हमारे भी पोस्ट से वायरल हुआ, फिर गाना वगैरह हो गया। फिर हम उनको दिखाए कि देखिए सर, जब पार्लियामेंट में आए थे तो वहाँ पे जब क्लोजिंग सेरेमनी चल रहा था तो वहाँ भोजपुरी में बोले थे कि बीटा के भाई बहन लोग आदित्य राष्ट्रीय युवा संसद में बहुत झंडा गड़ले बाड़े, इनका से बहुत उम्मीद बा हमनी के भविष्य में कहीं बड़ा जगह देखल जाई। फिर ये हम भारत मंडपों में चलवाए, वो बोले कि बड़ा जगह देखल जाई तब कहे थे, अब बड़ा जगह देख रहे हैं, अभी और बड़ा जगह देखे के बा। तो फिर ऐसा बोले, और फिर वो बोले कि आदित्य अब निकलते हैं। बोले बहुत सर थैंक यू सो मच, आप आए, आप आते रहिए हमारे इवेंट्स में, इसी तरीके से लड़कों को अच्छा लगता है। और देखिए यूथ चाहता है कि उनके साथ कनेक्टिंग फिगर उनके साथ कनेक्ट करे, और वहां आए तो पता है वो क्या कहते हैं वहां आए तो कहते हैं, वहां आके वो कहते हैं कि आप लोग सब अब कैमरा ऑफ कीजिए। अच्छा। फिर बोले ये नंबर है हमारा, किसी को कभी भी कोई जरूरत पड़े आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, आप सब हमारे परिवार के लोग हैं। और ये चीज दूसरे लीडर्स में नहीं है, सब लीडर में नहीं होता है। एक कॉमन आदमी एक लीडर से क्या एक्सपेक्ट करता है? यही तो एक्सपेक्ट करता है। उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो उनको बेवजह का हाय हेलो करके मैसेज करते हैं? बोल दिए थे, वो बिहार के हैं भाई, हाँ वो समझा दिए थे इस बात को, हाल चाल मत पूछिएगा। और मतलब हम लीडर से तो यही तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब हमारी दुख की घड़ी आए या हमें सपोर्ट की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट कम से कम हमारा नेता हमारे साथ खड़ा हो। बिल्कुल। और वही एक अच्छा नेता बनाता भी है उस चीज़ को लेकर। एग्जैक्टली। सो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, ये कुल मिला के है। और कोई नेता अदर देन मनोज तिवारी जी जो आपको प्रेज किए हों? हमारे पटना ही के हैं डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान सर, नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ओके। बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व है उनका, बहुत नॉलेजेबल पर्सन। और जब वो बोलते हैं ना, मतलब अब पता नहीं, इससे बहुत से लोग नाराज हो सकते हैं पॉलिटिकल फील्ड के, लेकिन मेरे इवेंट में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिनको सुनने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, सामने से सुनने के लिए। मौका मिला सुनने का? अरे बिल्कुल, मेरे भारत मंडपम में, युवा वाहिनी भारत के इवेंट में। और इतना अच्छा वो बोलते हैं, इतना नॉलेजेबल हैं, इतनी चीज़ें उनके पास होती हैं, और वो डिप्लोमेसी को समझा देंगे आपको, एक लाइन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने एक बात बोली कि आज लच्छेदार भाषा में घूम रहा है अर्बन नक्सलिज्म, लेकिन असली भारत तो एग्जिस्ट करता है हमारे गाँवों में ना। हम भूल जाते हैं भारत कहाँ है। बिल्कुल। हमारे गोपालगंज में है भारत, हमारे मिथिला में है भारत, हमारे पटना में है भारत, पटना के गाँव के दियर के क्षेत्र में है भारत। हम उसको भूल जाते हैं। हम भारत को समझ लेते हैं कि वो अर्बन नक्सल, वो लिबरल व्यक्ति जो अपने आप को बहुत हाई क्लास सोसाइटी का दिखा रहा है, वो इंडिया है। बट इंडिया ये है, और यही असली इंडिया है, क्योंकि रूट्स की वजह से ही तो पेड़ एग्जिस्ट करता है। उनकी बात ही अलग है। तो फिर उन्होंने भी बहुत प्रेज किया। प्रदीप भंडारी सर जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बहुत प्रेज किया। एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग गए हुए थे, तो उसका एक इवेंट था, उसमें आए हुए थे प्रदीप भाटी सर, वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। तो वो कहते हैं कि आई सून वांट टू सी यू इन पार्लियामेंट अगेन, बट दिस टाइम एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो उन्होंने भी बहुत प्रेज किया। बहुत, देखिए पॉलिटिक्स में अच्छे लोग तो हैं, इस बात को कोई नहीं नकार सकता, और लिटरली हैं। आपके मीनाक्षी लेखी जी, वो आई हुई थी हमारे इवेंट में, उन्होंने बहुत प्रेज किया। और बहुत से लोग हैं इस तरह के, शायद हम लिस्ट में नाम लेने लगे। जगदम्बिका पाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने प्रेज किया। हमारे रामकृपाल यादव जी जो हमारे सांसद यहाँ से हुआ करते, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं वो। और मतलब उन्होंने भी बहुत प्रेज किया है हमको। आने के बाद वैसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने घर पे बुला के सम्मानित किया था हमारे क्षेत्र के, चूंकि लोकसभा सांसद। जी हाँ, तो एक व्यक्ति वो हैं। और हमारे निखिल आनंद जी हैं, हमारे मनेर से विधानसभा के प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी से, राष्ट्रीय सह प्रभारी हैं शायद ओबीसी मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के। वो भी बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, क्योंकि वो नॉलेजेबल हैं। और हमें पॉलिटिक्स में वैसे लोग बहुत पसंद है जो नॉलेजेबल हो। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपको पता है एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं जिनसे मिलने की हमारी बहुत प्रबल इच्छा थी। मुझे भी, हम मिल नहीं पाए। मुझे भी मतलब मेरे लाइफ का एक गोल है कि एक बार उनके साथ
5 मिनट के लिए बैठे और बात करें, क्योंकि मेरा ये रियलाइजेशन है कि उस आदमी के पास में इतना कंटेंट है और इतना नॉलेज है ना कि अगर आप 5 मिनट भी उनके साथ बैठ जाएंगे ना, तो आप कुछ सीख कर निकलेंगे। कंटेंट को कनेक्ट करने का तरीका बहुत बेहतरीन है। कंटेंट तो बहुतों के पास है, लेकिन उनके पास कनेक्शन बहुत बेहतरीन है कॉन्टेक्ट को कनेक्ट। डिफरेंट भाषणों को सुनते हैं, और ये वो पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करते हैं, वो भारत के गौरवशाली इतिहास को लेकर के क्या हम थे, कहाँ हम हैं और कहाँ हम होंगे, एग्जैक्टली ये इसकी बात करते हैं। और मतलब हमारे लिए एक वो पथ प्रदर्शक जिसको बोलते हैं ना, वो उस तरीके का काम करते हैं। ये लगता है कॉन्फिडेंस की नहीं यार, हमारा इतना हिस्ट्री इतना ग्लोरीफाई था पहले कि हम लोग अगर उसको रिवाइव कर ले केवल, तो शायद हम सोने की चिड़िया फिर से बन जाए। बिल्कुल, और इस बार तो शेर बनेंगे। हाँ, इस पर शेर बनेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो वो उनसे मिलने का तो इच्छा मेरी भी है। बिल्कुल। और इस बार लेकिन मोमेंट्स के लिए हम उनसे नहीं मिल पाए थे, और कोई बात नहीं, अधूरी कहानियां ही तो अगली कहानियों का बुनियाद बनती हैं। बिल्कुल। और हो सकता है कि उनसे मिलने की जर्नी में आप बहुत सारे और अच्छे लोगों से मिलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार वो भी होता है कि आपका डेस्टिनेशन आपके जर्नी को इतना एक्साइटिंग कर देता है कि उसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोगों को साथ में ले करके और आगे पहुंचना होता है। बिल्कुल। मैं आपको फॉलो करता हूँ तब से जब आपका 17K के आसपास फॉलोअर था इंस्टाग्राम पे। अभी आपका 131K प्लस है। जब तक हम लोगों ने रिसर्च किया था तब तक 131K था, अब ज़्यादा हो गया। ऐसा क्या हुआ कि आप, और मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली यूथ कनेक्टेड होगा इंस्टाग्राम पे आपके साथ में, क्या हुआ ऐसा कि आपसे यूथ इतना कनेक्टेड फील करता है? आपके पास डीएम आते होंगे, मैसेजेस आते होंगे, या लोगों का रिस्पांस होता होगा, ऐसा क्या हुआ कि लोग कनेक्ट कर गए आपसे? इसका आंसर यहाँ पे है। जैसे ये चाय है ना, इससे यूथ कनेक्ट करता है, ये हमारी ज़रूरत है। आप जिस चीज़ की चाहत में होते हैं, जब वो सामने मिल जाती है तो आप उससे कनेक्ट होने लगते हैं। जैसे हम इस चाय से हो रहे हैं, बिल्कुल वो यूथ भी कहीं ना कहीं सुनना वो चाहता है जो उसको पसंद है, वो नहीं जो सामने वाले को पसंद है। और जब यूथ्स ने शायद हमें देखा होगा पर्सनली, हम जब अपने आप को देखते हैं एज अ स्पीकर, तो पता है अब पता नहीं हम क्या, शायद मेरा इवेल्युएशन गलत हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हम स्पीच भले एज अ स्पीकर दिए थे, बट इवेल्युएट हमेशा एज अ लीडर किए जाते हैं। इसके बीच में बहुत सी चीज़ें छिपी हुई थी। वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन बहुत बड़ा मतलब है इसमें। इसमें मतलब क्या था कि जो चीज़ें हमने पार्लियामेंट में बोली वो छोटी नहीं थी। उसके जो हमने अभी आपको शुरुआती हिस्से में भी बताया कि मेरे साथ एक विजन अटैच्ड था। आप अगर उसको जस्ट एनदर एक प्रोग्राम मान के गए होते और भाषण दे लिए, 4 मिनट आ गए तो खत्म हो जाता। लेकिन उसमें इतनी सारी चीजें अटैच थी, एनवायरनमेंट पसंद करने वाला व्यक्ति उससे कनेक्ट कर गया, ग्रोथ का पसंद करने वाला व्यक्ति उससे कनेक्ट कर गया, खुद को यूथ मानने वाला व्यक्ति कनेक्ट कर गया, यूथ पॉलिटिशियन मानने वाला व्यक्ति कनेक्ट कर गया, संसद को पसंद करने वाला व्यक्ति कनेक्ट कर गया, पॉलिटिशियन बनना चाहता है कनेक्ट कर गया। हर जनरेशन ने कनेक्ट किया उसके साथ, लेकिन यूथ्स उसमें ज्यादा थे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अपने यहाँ ज्यादा लोग हैं एज ए यूथ। जो भी कभी अपने आप को इमेजिन कर सकता है पार्लियामेंट में, वो स्पीच से कनेक्ट कर पा रहा था कि नहीं यार कुछ तो चीज़ है। और मे बी अगेन फिर ये बात लोगों को कनेक्ट करेगी नहीं करेगी, बट 1.5 साल हो चुका है उस स्पीच में, आज भी वीडियो वायरल हो जाता है, आज भी तो लोग आज भी कनेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ आज भी रिलेवेंट नहीं हुई है। कुछ तो चीज़ें थी ही जो लोगों को पसंद आती हैं और इस वजह से लोग कनेक्ट कर पाते हैं। आप जब वहाँ से लौट करके आए तो यहाँ की पब्लिक का क्या रिएक्शन था? क्योंकि तब तक आप मोस्ट प्रोबेबली बहुत फेमस हो चुके होंगे अपने स्कूल में, अपने आसपास में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 3 मार्च को हम वापस आ गए और 3 मार्च को वापस आए। स्कूल में तो बहुत बेहतरीन वेलकम हुआ, बहुत बेहतरीन वेलकम। मेरा पूरा स्कूल मेरे को लाइव सुना था। स्कूल परिवार, स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल बिहटा का पूरा परिवार मेरे को लाइव सुन रहा था। मेरा कॉलेज मेरे को लाइव देख रहा था। अच्छा, मेरा कॉलेज मेरे को लाइव देख रहा था, ऐसा हो रहा था कि मैथ्स की मैम का लेक्चर चल रहा था, तो मेरा क्लास जब अपने फ़ोन पे ऑन किया तो पूरा क्लास देख रहा था। तो मैम कहती है कि अच्छा देखो तुम्हारे बीच में रहते रहते वो कहाँ चले गया, तुम यहीं बैठ के सुन रहे हो। बट सब उसमें भी खुश थे कि यार अपने बीच का लड़का है। और फिर सब सुन रहे थे। और जब हम वापस आए तो बहुत 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 बेहतरीन तरीके से मेरा वेलकम किया गया। बट एक जो निगेटिव माइंडसेट के लोग थे वो टीज भी करते थे उस चीज़ को। गए थे बड़का पार्लियामेंट में, बेइज्जती करा के चलाए। मतलब
इवेल्युएशन इस आधार पे नहीं हो रहा था कि आप कितना अच्छा बोले हैं, इस आधार पे हो रहा था कि फर्स्ट प्राइज थोड़ी लेके आए हो। फॉलोअर्स हमारे इंस्टाग्राम पे तब हुआ करते थे 178 भी नहीं, इतने ही थे बस। 2-4 बढ़ गए थे पार्लियामेंट में जो मिले थे, वही हम लोग एक दूसरे को फॉलो किए हुए थे वही बढ़े थे बस 50 लोग। सडनली एक दिन क्या होता है, मार्च से जून तक कुछ नहीं थे हम, कोई वायरल वगैरह नहीं हुए थे। एक दिन मेरा एक कंटेंट हम ही डालते हैं और वो वायरल हो जाता है, और वो जाता है 3.7 मिलियन। और जैसा आप बताए ना कि 17K फॉलोअर्स थे तब हम आपको फॉलो किए, तो मे भी वो उसी प्रोसेस में था। और उसी दिन मेरे को याद है, जून का वो शायद 27 या 28 तारीख रहा होगा 2023 में, जब मेरे फॉलोअर्स 1000 हुए। उसी दिन जैसे ही 1000 हुए तो हमको लगा कि यार 1000 फॉलोअर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे कॉलेज का जो पेज था, उस कॉलेज के पेज के लगभग 1500 फॉलोअर्स थे। तो हम उनके साथ कोलैब करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे कि यार रिक्वेस्ट कर लेते हैं, 101 लाइक्स मिल जाएगा। थोड़ा मेरे को भी था कि यार लोग सुने मेरी भाषण को, यार इतना मेहनत किए थे। सडनली वो वीडियो जब वायरल हुआ, 50,000 फॉलोअर्स हो गए मेरे अगस्त के अंदर। एक महीने के अंदर 50,000 फॉलोअर्स, और वो केवल एक वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, पार्ट्स पे पार्ट्स हम पोस्ट करते, वो पार्ट्स पे पार्ट्स वायरल होता, और सारे मिलियंस में। फिर जो उसको पोस्ट करता वो भी वायरल होता साथ में मेरे। और फिर वो एक तरीके से मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 2-1 महीने के लिए एक ऐसा सिनेरियो था जब अगर हम उसमें का एक क्लिप भी पोस्ट कर दें तो वो मिलियन में चला जाता था, और ऐसा हो रहा था। और फिर जाके लोगों के अंदर एक ये शुरू हुआ कि वाह यार, ये भी कोई है जो अपने अंदर का है। फिर जाके मंच मिलना शुरू हुआ, कनेक्शंस मिलना शुरू हुआ। उसी बीच एक बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे जिन्होंने हमें संपर्क किया, उनके बारे में अगले पॉडकास्ट पे बताएंगे, क्योंकि ऑफिशियल फोटो उनके साथ भी नहीं है हमारा। उनका क्या रिएक्शन था, या क्या उन्होंने कहा? उन्होंने हमें ये कहा, देखिए उसी समय हमें पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा ऑफर मिला था। ओके। तो उन्होंने हमें कहा कि जब भी आपको जीवन में कुर्सी मिले तो एक बार कुर्सी के पायों को चेक कर लीजिएगा कि वो आपको बिठाने के लिए लगाए गए थे कि गिराने के लिए लगाए गए थे। तो जब तक ताकतवर इतने ना हो जाएं कि चारों पाए आपके हों, कुर्सी पे बैठना नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यूथ को पॉलिसी मेकिंग में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किस वे में होना चाहिए, और क्या रास्ता है कि वो उसमें एक्टिवली इस पे देखिए, हमको लगता है हम बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं। इसका एक बड़ा रीज़न ये है, युवा वाहिनी भारत, इसका विजन ही यहीं से निकला था। देश की 70% आबादी युवा, इस देश में संसद में पहुंचने का उम्र 25 वर्ष, और 35 वर्ष से कम का सांसद आपको गिनना और चुना मिलता है। 2, 4, 5 लोग मिलते हैं संसद में। एक जनरेशन गैप है पॉलिसी मेकिंग के साथ, पॉलिटिक्स के साथ हमारे देश के यूथ्स का। समझ ही नहीं पा रहा है इस देश का संसद की यूथ चाहता क्या है। तो युवा वाहिनी भारत बनाने के पीछे का रीजन यहीं से शुरू हुआ, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी युवा भारत होता है। युवा वाहिनी भारत, युवा भारत। और जब युवा वाहिनी भारत का विजन इन्वॉल्व हो रहा था, तो सभी जो लोग हमारे साथ जुड़े युवा वाहिनी में, उन लोगों का कहना था कि हम मांग करते हैं सरकार से कि ये चीजें होनी चाहिए। हमने कहा ये ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स है कि हम मांग किया करते थे। तो जब हमारा पहला इवेंट हमने प्लान किया, हमने पहले संगठन को मजबूत किया कि ताकि संगठन कार्यक्रम करा सके, तो हमने युवा आयोग बनाने की मांग की। अच्छा, मांग कैसे की? हर कोई कहता है यूथ कमीशन होना चाहिए इस देश में, महिला आयोग है, ये आयोग है, वो आयोग है, सारे आयोग हैं, यूथ कमीशन नहीं है तो यूथ कमीशन होना चाहिए। हमने कहा मांग नहीं करेंगे, मांग तो सभी कर ही रहे हैं, हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि अगर इस देश में यूथ कमीशन होता तो उसकी वर्किंग कैसी होती, उसका संवैधानिक स्ट्रक्चर कैसा होता, उसका स्ट्रक्चर कैसा, यानी हम बना देंगे एक यूथ कमीशन, ले जाके सरकार को दे देंगे, और सरकार अभिभावक है, सरकार मानी तो भी बढ़िया, सरकार ना माने हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं, हम सरकार से, हमने तो अपना काम किया ना, बाकी सरकार का काम है, सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है, कुछ अच्छा ही सोच रही होगी इसीलिए मे भी एक्सेप्ट ना करे, बट हमने अपनी ओर से किया। अपने देश की पॉलिटिक्स में क्या होता है, हम मांग करने लगते हैं, हम विरोध प्रदर्शनें करने लगते हैं, उससे क्या निकल जाना है, क्या मिल जाना है, कुछ नहीं। ये तरीका ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस बनाया गया, आप सरकार तक जब अपनी बात पहुंचा सकते हैं तो बात पहुंचाने के अलावा दूसरा तो कुछ थोड़ी करना होता है, और वहां से यूथ पॉलिसी में यूथ्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू होता। अभी तो यूथ्स का इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से नहीं है इस देश की पॉलिसी मेकिंग में जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को भी देखेंगे तो जब वो पॉलिसी मेकिंग वाले इन्वॉल्वमेंट में घुसते हैं तब तक तो उनकी उम्र 40-45 साल हो चुकी होती है। 50 साल का आदमी युवा थोड़ी है, वो थोड़ी समझ रहा है कि आज का जेनजी जेनरेशन क्या देखने की कोशिश कर रहा है।
वो व्यक्ति जो 4G को बहुत फास्ट समझता था और दूसरी तरफ जो 5G को भी स्लो मान के चल रहा है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो यूथ पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, ये बात तो मान लीजिए, होना जरूरी है। इस पे युवा वाहिनी भारत तो इनिशिएटिव ले चुकी है, सरकारों को लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि अब लोग धीरे धीरे करके इस चीज पे बात करने लगे हैं, और जिस चीज पे बात होगी वो पॉलिटिक्स को करनी पड़ेगी, वो उनकी मजबूरी है और वो जरूरी भी है साथ में। तो मेरे को लगता है कि आने वाले 5 साल में ना इस देश की पॉलिटिक्स बहुत बदल जाएगी। इस देश को नहीं मतलब रह जाएगा उन पुराने मुद्दों से, पता ही नहीं होगा किसी को, युवाओं को क्या वो बिना मतलब के मुद्दों से लेना देना है। वो कहेंगे आप बताइए एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होगी, वो कहेंगे बताइए इन्वायरमेंट के विषयों का हल कैसे निकाला जाएगा, वो कहेंगे एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे सस्टेन करेगा। उनके सवाल ही अलग होंगे, और जब सवाल अलग होंगे तो जवाब अलग होना शुरू हो जाएगा। तो देश में अब 5 साल और बचे हैं जब पॉलिटिक्स करवट मारेगी, और वो आपको अब दिखना शुरू हो गया होगा धीरे धीरे करके। ऐसे ऐसे लोग अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत ज्यादा था। अश्विनी वैष्णव उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, कोई प्रायर बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन डायरेक्टली उनके टैलेंट पे उनको पॉलिटिक्स में लाके इन करा लिया गया। इस देश की पॉलिटिक्स में आप देखेंगे बहुत से ऐसे ऐसे लोग आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, और अब धीरे धीरे पॉलिटिक्स उस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुकी है। फॉरेन मिनिस्टर उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। वरना आज से पहले कहाँ कोई इतना ध्यान देता था इन सब चीज़ों पे। वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि बिल्कुल मेरे लाइफ में ऐसा टर्न होने वाला है कि जिससे कि मैं इस तरीके का रोल अदा करने वाला हूँ। बिल्कुल, और कितना फायदा हुआ है भारत की फॉरेन पॉलिसी। बहुत अच्छा, बहुत ऐसे ऐसे लोगों की पॉलिटिक्स में जरूरत है। अच्छा, हम क्यों बोले इस बार में, फिर हम विरासत वाली बात पे जाते हैं। भारत की पहली संसद जिसने संविधान बनाया, उस संविधान सभा में सभी प्रोफेशनल्स थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे लोग थे, कितनी डिग्रियां ले रखे थे, उतनी डिग्रियां, उतने साल, मतलब उतनी उम्र तक लोग नहीं पढ़ते जितनी उनकी डिग्रियां थी। आप सोचिए ना, 20 डिग्रियां थी जहां तक हमें जानकारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। हम सब राजनीतिक रूप से बहुत विरोध करते हैं, हम भी किए हैं, हम बहुत मंचों से उनका विरोध किए, बट उनकी बुराइयों का विरोध किए, अच्छाइयों को थोड़ी आप डिनाई कर सकते हैं। बिल्कुल। इंडिया के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स की बात होती है, हम सबका नाम लेते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को जब देश मिला तो वो देश टूटा हुआ था 550 टुकड़ों में। वहां से देश को एकत्रित करना, आपका दिमाग कितनी चीजों, आप कहां कहां लड़ सकते हैं। आप आजाद हुए हैं, पूरा देश आपके पास नहीं है, आपको पता ही नहीं है मेरे देश का स्ट्रक्चर किधर है। कोई हमला किए हुए उधर कश्मीर में, हमला किए हुए, तो फिर आपको ये सोचना है कश्मीर मेरा है भी कि नहीं है भी तो कितना मेरा है, किस एक्सटेंट तक मेरा है। उधर पुर्तगाल में समस्या, पुर्तगाल की वजह से गोवा में समस्या चल रही है, उधर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। सब कुछ देखना है, फिर डेवलपमेंट भी देखना है, विजन भी देखना है। फिर वो व्यक्ति पंचवर्षीय योजना लाते हैं, 2-2 बार लाते हैं। अच्छा, फिर डेमोक्रेसी भी लेके चलनी है। इस देश में तो आप आगे बढ़िएगा तो 4 आदमी पैर खींचने वाला रहता है, 4 आदमी विरोध कर रहा है आपका। आप अपने विजन को समझा रहे, एक्सेप्ट करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप डोमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ही डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की थी। आप डिक्टेटरशिप नहीं ला सकते हैं, ये आपकी ही प्रॉब्लम है, आपने ही बनाई है। और वो व्यक्ति उस चीज को सस्टेन किया। तो मेरा, अगर पर्सनली हम देखें, तो अगर प्राइम मिनिस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मेरा 2 लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है मेरे मन में। पहले है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हम उनके विरोधी भी हैं। पहले एक बात बता दें, बहुत सी चीजों पे विरोध है उनके साथ, मेरा विरोध तो रहेगा हमेशा। ये कश्मीर वाली समस्या पे विरोध है मेरा उनसे, कि ये आप क्या किए थे, ये नहीं होना चाहिए था। बट हम उनके एडमायरर इसलिए हैं कि कोई ना, अगर वो नहीं होते तो इसरो नहीं होता, विजन नहीं आता इसरो का, वो नहीं होते DRDO का विजन नहीं आता, वो नहीं होते IITs नहीं होती, वो नहीं होते एम्स नहीं होता। ये एक बड़ा रीजन है इस चीज का। दूसरे हैं श्रद्धेय अटल जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर परमाणु विस्फोट करने का वो बीड़ा ना उठाया होता ना, तो आज भारत बैठ के पुतिन के सामने नहीं कह रहा होता कि ये युद्ध का दौर नहीं है। बड़े बच्चों को तभी समझा पाते हैं जब खुद बड़े हों, बच्चे बच्चों को नहीं समझाते। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को किसी तरीके के पॉलिसी मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग स्ट्रैटेजी में कुछ प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट कहाँ लैग कर रही है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, और जब बाय डेफिनेशन हम कहते हैं लोगों की, लोगों के लिए और लोगों में से बनाई गई एक व्यवस्था ही लोकतंत्र है, तो लोगों के प्रोपोर्शन के हिसाब से सरकारों का प्रोपोर्शन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। चूंकि हमारे यहाँ प्रोपोर्शन बहुत ही बिगड़ा हुआ है। हमारे यहाँ 40 साल से कम के कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखते हैं, कितने विधायक दिखते हैं 40 साल से कम के, और दिखेंगे भी
तो फिर ये विवादास्पद विषय जरूर हो सकता है, लेकिन वो परिवारवाद की फसलें दिखाई देती हैं। वो जमीन से निकला हुआ कोई डॉक्टर अंबेडकर नहीं नजर आता, और जमीन से निकला हुआ गांधी नजर नहीं आता है जवानी में। व्यवस्था जब तक ऐसी बन नहीं पाएगी कि 25 साल का युवा 25 साल का हुआ और पार्लियामेंट में पहुंचा, वो व्यवस्था बनाने के लिए सरकारों को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम यूथ्स को पॉलिटिक्स में लाएं। और कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था बनाने का एक तरीका मेरे दिमाग में है। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम लोकसभा और राज्यसभा दो अलग अलग सदन रहे हैं अपने लोकतंत्र की व्यवस्था में, और राज्यसभा हम चूंकि कहते हैं उच्च सदन है और स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए है, तो क्या ऐसा व्यवस्था नहीं हो सकता क्या कि राज्यसभा जैसा ही कोई एक सदन एग्जिस्ट करता, जिसको आप केवल यूथ पार्लियामेंट ही कहते, जो एज एन इंस्टीट्यूशनल बॉडी एग्जिस्ट करने लगे? आप लेके आइए ना हर तरफ से, राज्यसभा में लोग रहें, लोकसभा में लोग रहें, आईआईटी में अगर कोई टॉप कर रहा है या अचीवर है तो वो उस एक विशेष सदन, जिसको फॉर एग्जांपल यूथ पार्लियामेंट मान लेते हैं, ये वाला नहीं, एक अलग इंस्टीट्यूशनल यूथ पार्लियामेंट जो एग्जिस्ट करे, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी हो। एग्जैक्टली जिसके पास पावर उस लेवल की हो कि जैसे हम लोकसभा की पावर होती है कि लोकसभा के द्वारा अगर कोई विधेयक पास कर दिया गया तो वो अध्यादेश बन जाता है 6 महीने के लिए, तो एटलीस्ट उतनी पावर तो हो ही कि ठीक है यूथ पार्लियामेंट ने ये पास किया है तो यूथ पे ये लागू होगा फॉर 6 मंथ्स। अब लोकसभा और राज्यसभा तय करते रहे अपने विचार के आधार पे कि और आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। 3 टियर सिस्टम है, यहाँ पे भी 3 टियर्स लाते हैं, यूथ पार्लियामेंट बनाते हैं इस देश में। 18 साल से लेके 25 साल तक के लोगों को, या 18 से लेकर के 29 साल के लोगों को वहां पे आप मौका दे सकते हैं, प्लस उसमें एक्सेप्शंस रख सकते हैं। कोई एंटरप्रेन्योर है उसको वहां पे मौका दीजिए, कोई स्पोर्ट्समैन है उसको मौका दीजिए, कोई सिंगर है उसको मौका दीजिए, कोई एक्टर है उसको मौका दीजिए। एक स्पेशलाइज्ड सदन की तरह उसको बना दीजिए जहां पे स्पेशलाइज्ड लोग आए, अलग अलग सदनों के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याओं को बताएं, और वहां से समाधान निकलना शुरू होगा। ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स और न्यू स्कूल पॉलिटिक्स में एक अंतर यह है कि ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स समस्याओं पे बहुत बात करती है कि ये समस्या है वो समस्या है। मेरा मानना है न्यू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जब हम आज़ादी के अमृत काल में है तो वैसा बनाना चाहिए, और शायद मोदी जी को इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। मेरा ऐसा मांग रहेगा उनसे कि आप एक ऐसा इनिशिएटिव लें जहां पे समस्याओं के समाधानों पे चर्चा हो, केवल कि कैसे समाधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था भारत में बना ली गई, ये पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं है, और अगर ये बन गया, इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान क्या है? आप अपने लोगों को मौका दे रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इतना मौका दे रहे हैं, उनको सरकार बनाने का मौका नहीं दे रहे आप, उनको सरकार के साथ तदात्म स्थापित करके उस कम्युनिकेटिव पार्ट का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। इतना ही तो चाहिए, इससे ज्यादा थोड़ी चाहिए। तो युवा वाहिनी भारत के थ्रू आपने ये कोशिश नहीं की कि ये प्रपोजल? युवा वाहिनी भारत के थ्रू जो सबसे पहली चीज है वो हम यूथ कमीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूथ कमीशन होगी, वो रेकमेंड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं। सो इट इज 2nd और 3rd स्टेज। अभी तो हम यूथ कमीशन, और मेरा एक विजन है, हम बहुत जल्द युवा वाहिनी की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जहां देश भर से हम लोगों से मांगेंगे ये सुझाव कि यूथ कमीशन की व्यवस्था में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। सो पहली बार एक ऐसा कमीशन, जैसे संविधान सभा के पास संविधान सभा के सदस्यों के अलावा भारत के हर नागरिक से पहुंचा हुआ सुझाव भी होता था, और सुझाव पे चर्चाएं होती थी, तभी तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। तो हम भी चाहते हैं कि यूथ कमीशन जो हम बनाना चाहते हैं युवा वाहिनी की तरफ से, उसमें सदस्य हों स्थायी और अस्थायी, परंतु उसके साथ साथ इस देश के युवाओं के सुझाव भी हों, और वो जो चाहे वैसा यूथ कमीशन पहले हम बनाएं। और जब यूथ कमीशन बनेगा तो वो यूथ कमीशन गवर्नमेंट को रेकमेंड करे कि एक ऐसी व्यवस्था यूथ पार्लियामेंट के रूप में इस देश में एग्जिस्ट करे, ताकि हम एक और व्यवस्था ऐसी बना सकें कि अगर कल को किसी को पॉलिटिशियन बनना है तो वो यहाँ आए। कल को किसी को जैसे क्रिकेटर बनना होता है तो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना पड़ता है इंडिया के लिए, वैसे ही कल को पार्लियामेंटेरियन बनना है तो इस पार्लियामेंट में पहले आइए, अपने आप को प्रूव करिए, देश देख लेगा ना कि आप काबिल हैं या नहीं है। और इन नियर फ्यूचर जब हम इंडिया 2047 बोलते हैं, क्या हम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते? आप सोच के देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो कि अगर आप यहां आए हैं देन यू कैन गो टू द पार्लियामेंट। आप अगर यूथ पार्लियामेंट में आए हैं देन आप लोकसभा के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोकसभा में कभी आ चुके हैं देन आप राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। इससे होगा क्या पता है? इससे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनना शुरू होगा, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना शुरू होंगे, और चूंकि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आना शुरू होंगे तो जो पॉलिटिक्स में है वो अच्छा बनने की कोशिश करने लगेंगे, देश बेहतर हो जाएगा। लेकिन इससे नहीं लगता आपको कि बहुत सारे बाधाएं भी इसमें आएंगी? जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये इतना
स्टेजेस अगर क्रॉस करना पड़े अल्टीमेटली पहुंचने के लिए लोकसभा तक, ज़रूरी नहीं है कि 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र तक मेरे अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल हो, मेरे पास इंटेलेक्ट हो मेरे पास कि हम कुछ अच्छा और बुरा समझ सकें। मीन्स पॉलिटिकल करियर पॉलिटिक्स एज ए करियर हम ऑप्ट कर सकें। हो सकता है कि वो मेरे पास 35-40 ईयर्स के एज में आए। इसी बात का उत्तर हमने शुरू में दे दिया था और एक्सप्लेन करके बताएं तो खैर जो हमने जो हमने जो यूथ कमीशन बनाया उसकी जो सबसे पहली बैठक हुई उसमें हमने केवल एक चीज़ तय की कि यूथ्स का डेफिनेशन क्या होगा। हमने डेफिनेशन में ये रखा तो फिर चूंकि यूथ पार्लियामेंट है तो वही हो सकता है जो यूथ होगा बाय डेफिनेशन संविधान के हिसाब से। तो हमने डेफिनेशन ये तय किया कि 15 से लेके 29 साल का हर व्यक्ति एटलीस्ट जिसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो सभी यूथ्स हैं। साथ में अब एक्सेप्शंस पे आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हर व्यक्ति यूथ है। अच्छा, ओके। हर एंटरप्रेन्योर यूथ है क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है और वो जब किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी एज ग्रुप का है, वहां से एज समाप्त हो गया है क्योंकि आप 15 से 29 में नहीं है तभी तो एक्सेप्शन में आपको रख रहे हैं। अचीवर हैं आप तो आप यूथ हैं। 15 साल से कम का कोई लड़का है 3000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर लिया है तो वो मेरे लिए यूथ है क्योंकि उम्र से पहले अचीव कर लिया वो उस चीज को। जैसे हम लोग क्रिकेट टीम देखते हैं तो कोई लड़का अगर 16 साल में सचिन तेंदुलकर की तरह टैलेंटेड था तो अंडर 19 थोड़ी ना खेला था, डायरेक्टली इंडिया में खेल रहा था। तो टैलेंट यहीं से मेरिटोक्रेसी की व्यवस्था शुरू होगी, तब डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो पाएगा। शायद वो डेमोक्रेसी जिसके लिए गांधी सपना देखा करते थे। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया आपको कितना सपोर्ट करता है या आपके लिए आपकी बातों को कम्युनिकेट करने में कितना हेल्पफुल है आपके लिए? बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया एक रिवॉल्यूशन है। इसकी वजह से ही आज हम जैसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हम हो चाहे आप हो, हम दोनों की पहचान सोशल मीडिया से है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्रियों में से एक बने हैं सोशल मीडिया के कारण। ये वायरल होने का जो ट्रेंड आया ना, निगेटिविटी को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिविटी पे आते हैं। कितने सारे टैलेंट जो कभी छुपे रह जाते थे वो निकल के सामने आए। वो लड़के पॉलिटिशियंस बन गए जिनको शायद पॉलिटिशियन बनने ही नहीं देती इस देश की व्यवस्थाएं, वो बने सोशल मीडिया की वजह से। वैसे लोगों तक हम पहुंच पाए, खान सर जैसे जानकार लोग जो शायद छुपे रह जाते कभी पटना में, बिल्कुल। अवध ओझा सर जो शायद कभी कोई जानता नहीं, उनको विकास दिव्यकीर्ति सर वैसे कोई नहीं जानता, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जितने अब जान रहे हैं। कुमार विश्वास कवि तो हमेशा से थे ना, सोशल मीडिया आने के बाद ज्यादा वायरल हुए, सभी जानने लगे। तो ये सोशल मीडिया का। अच्छा, हम में से कितने लोग आज से 10 साल पहले डिप्लोमेसी समझते थे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी? ये एस जयशंकर के वायरल वीडियोस ही तो हैं कि हम सबको डिप्लोमेसी की एक छोटी मोटी समझ तो है ही कि अच्छा चाइना को ऐसे नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान ये है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है, सभी को आजकल पता है उसकी वजह से। और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बहुत आई है क्योंकि कई बार बहुत सारी खबरें मीडिया में आती थी लेकिन वो चूंकि सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं होता था तो आप वो न्यूज़ आई और गई, और कई चीजें नीचे से ऊपर नहीं पहुंच पाती थी। Exactly. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मोदी जी ने रशिया जाकर के पुतिन साहब को ये बात अगर कही तो वो न्यूज़ में आता हाँ तो ठीक है ये मोदी जी ने कह दिया होगा, कल भूल गए सब, कह दिया होगा। हाँ। लेकिन अगर वो रिपीटेडली अगर सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है और वायरल हो रहा है और लोग सामने देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से कि हाँ मोदी जी ने ऐसे ऐसे कहा, जब वो तब कहा जब सामने पुतिन बैठे हुए थे, बिल्कुल, तो वो इम्पैक्टफुल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पैदा करता है। एग्जैक्टली। और इससे एक और फायदा हुआ, इससे एक और फायदा ये हुआ कि हर किसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा कि एक मौका मेरे पास भी है सोशल मीडिया का, ये एक प्लेटफॉर्म बन गया दुनिया के लिए। पहले लोग सोचते थे ना कि अच्छा यार जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे तो मीडिया वाले आएंगे। मतलब आज पेपर में अगर फोटो छप रहा है तब आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते थे। आज पेपर में मत छपे। कितने लोग पेपर पढ़ते हैं? आज सभी ई पेपर पढ़ते हैं, ई पेपर भी नहीं पढ़ते, वेबसाइट्स पे न्यूज़ सुनते हैं, वेब न्यूज़ में आज लोगों का इंटरेस्ट है। आज लोग पॉडकास्ट देखते हैं, इंटरव्यू कम देखते हैं। जेनरेशन बदला, समय बदला, चीज़ें बदली, और सोशल मीडिया उसका एक बहुत बहुत बड़ा माध्यम रहा है। सोशल मीडिया मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है, पिछली जेनरेशन को एक नई जेनरेशन में ढालने का जो प्रोसेस रहा है उसमें एक बहुत बड़ी केंद्र बिंदु रही है सोशल मीडिया की, भूमिका रही है सोशल मीडिया की। और उसके वजह से दुनिया के हर फील्ड में चीज़ें बेहतर ही हुई हैं।
कितने लोगों को स्पेस साइंस पता था? आज हर व्यक्ति को पता है कि चंद्रयान 3 उतरने वाला है, कब उतरने वाला, लाइव देख रहे हैं, बस में चल रहे हैं तो देख रहे हैं, क्लास में मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो रही है, इधर मोबाइल रख के देख रहे हैं, अच्छा अब उतरा, अच्छा 10 मीटर ऊपर है, उतर रहा है रास्ते में, तब तक उतरा, मैम उधर डेरिवेबल सॉल्व कर रही है और तब तक ताली बज रही है पूरी क्लास में, मैम कह रही हुआ क्या था, बस चंद्रयान उतर गया है, तो मैम भी ताली बजा रही है, अच्छा है, फिर कंटिन्यू करने लगे। ये आया सोशल मीडिया के साथ। तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें, निगेटिव है, निगेटिव तो है, बहुत डिसइम्पैक्टफुल भी हो सकता है सोशल मीडिया, कईयों का करियर बर्बाद कर सकता है और हो भी रहा है। और आजकल जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, डीप फेक जैसी चीज़ें आई हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए बहुत आसान है सोशल मीडिया, लोगों के खिलाफ नैरेटिव्स फैलाने के लिए बहुत ईजी है सोशल मीडिया। देखिए, लेकिन ये हमेशा रहेगा। पावर जितना कंस्ट्रक्टिव है उतना डिस्ट्रक्टिव है, हम कैसे यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हाथ में बंदूक हो, हम खुद को भी मार सकते हैं और सामने वाले को भी, कंस्ट्रक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है, दोनों हो सकता है। तो सोशल मीडिया पावरफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें बच के चलना होगा अपनी ओर से, इसमें प्रिकॉशनरी स्टेप उठाने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें बहुत बेहतरीन। युवा वाहिनी भारत आखिर है क्या, ऑपरेट कैसे करता है, किसी को जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ेगा, और अभी तक कौन कौन लोग जुड़े हैं, किस तरह के लोग जुड़े हैं, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, युवा वाहिनी भारत बाय डिफॉल्ट अपने नाम से पता चल रहा है, युवा भारत, युवाओं को जोड़ने के लिए एक संगठन बनाया गया है। इसका विजन क्लियर है, फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स में जो लोग आने वाले हैं उनको अभी से एम्पावर करना। अब इसको कैसे समझेंगे आप, बिल्कुल ऐसे समझिए कि हमारा जो पहले गोल है उसको हम क्लियरली बताते हैं। हमारा गोल E6 का है, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट। एजुकेशन होगा, आप शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे, फिर एंटरप्रेन्योरशिप आता है। एंटरप्रेन्योरशिप में आप जब सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, औरों को भी रोजगार देंगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आएगा इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी जब आप शैक्षणिक रूप से प्रबुद्ध बने, अब आर्थिक स्थिति बेहतर हुई तो आप आर्थिक प्रबुद्ध बने। आर्थिक रूप से जब आप प्रबुद्ध बन गए तो आएगा एम्पावरमेंट, आप सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली हो जाएंगे। जब आप सामाजिक रूप से मजबूत होंगे तभी तो जाकर के आप किसी और को मजबूत कर सकते हैं, तभी तो आप राजनीति में जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। अच्छा, कहना बड़ा आसान है कि झोला लेके चल दीजिए राजनीति हो जाएगा, नहीं होता है। प्रैक्टिकल बातों को करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो युवा राजनीति में तब आ पाएगा जब हम उसको एजुकेट कर ले जाएंगे, जब उसको सेल्फ रिलायंट बना देंगे, जब हम उसको इकोनॉमिकली पावरफुल बना देंगे, जब हम उसको एम्पावर कर चुके होंगे, जब उसके दिमाग से ये चीजें हट चुकी होंगी कि हम कहाँ जन्म लिए थे, जब वो भूल जाएगा कि हम कहाँ से आते हैं, जब वो ये जान जाएगा कि आज हम इस स्थिति में हैं कि फाइनेंसेस मेरे लिए मैटर नहीं करते, और द मोमेंट आपके लिए फाइनेंसेस मैटर नहीं करते, फिर ये मैटर करेगा कि देश के लिए आप कैसे मैटर कर सकते हैं। आज यूथ क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आता है? सबसे पहला सवाल होता है हमारे पास पैसा नहीं है, तो पहले पैसा बना लेते हैं। वो वाला प्रोसेस में अभी हम लोग चल रहे हैं। और फिर अंतिम है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्यों? एनवायरमेंट होगा नहीं तो पृथ्वी होगी नहीं, पृथ्वी होगा नहीं तो भविष्य नहीं होगा, भविष्य ही नहीं होगा तो ये बातें कर क्यों रहे हैं हम लोग? तो वो तो साइमल्टेनियसली सबके साथ चलता ही रहेगा। अब सवाल ये है कि जो लोग को जुड़ना है वो कैसे जुड़ेंगे। हम लोग अभी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2024 को। हम लोगों का 1 वर्ष पूरा होने को है। अभी तो हम लोग केवल एक दूसरे को जोड़ने में लगे हुए हैं, 1-on-1। वो था ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी तो समझिए कि हमारे कोर ग्रुप का निर्माण चल रहा है, जिसमें लगभग 11 राज्य, 131 जिले और लगभग 13,225 लोग जुड़ चुके हैं। ये कोर ग्रुप है। और हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारे नेशनल लेवल पे एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, 11 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और 11 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक व्यक्ति यानी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। बाकी लोगों का अपना अपना दायित्व है। फिर हमारी ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में E6 जो हमारा लक्ष्य है, हर ई का एक एक कार्यकारिणी बना हुआ है। उसमें भी 11 एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड से। उसके एक एक अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाय डिफॉल्ट सदस्य होते हैं। तो हमारे पास 5 सदस्य ऐसे हैं जो राजनीतिक माइंडसेट वाले हैं, 6 ऐसे हैं जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। फिर उनके अंडर में 11-10 लोग हैं जो अपने अपने फील्ड के सूरमा हैं। फिर आते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे फिर सेम स्ट्रक्चर जो नेशनल लेवल पे था। फिर स्टेट लेवल के नीचे हर डिस्ट्रिक्ट में सेम स्ट्रक्चर जो ऊपर में था। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे आप जाइएगा तो ब्लॉक लेवल पे सेम स्ट्रक्चर, विधानसभा लेवल पे सेम स्ट्रक्चर, और फिर हम पंचायत लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमको ऐसा करना है कि इस देश के हर पंचायत में एंटरप्रेन्योर है। बिजनेसमैन तो है ही ना, दुकान तो चला ही रहा है, एक्सपर्ट तो हर जगह है,
गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को प्रैक्टिकली संभव करना पॉसिबल तो है, स्टेप और इनिशिएटिव लेने की जरूरत है बस। ओके, सो वी आर इन अ प्रोसेस, हम बने नहीं हैं, हम बन रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी को अगर जुड़ना होगा तो कैसे जुड़ेंगे, कैसे ये बताएंगे कि हम किसी एक कैटेगरी में फिक्स बैठते हैं और हम आपका पार्ट बनेंगे? जस्ट अप्रोच करें युवा वाहिनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को। आप नंबर सबके पास अवेलेबल है, आप नंबर्स पे व्हाट्सएप मैसेज डालें, डायरेक्ट मैसेज डालें, आपको रिप्लाई 24 घंटे में मिल जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वेबसाइट का डोमेन क्या होगा? yuvaBharat.org। आपने अभी थोड़ी देर पहले इन्वायरमेंट को लेकर के बात की है, थोड़ा सा इन्वायरमेंट को लेकर भी बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। आपको लगता है कि यूथ का रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, या क्लाइमेट चेंज को लेकर के यूथ कुछ अच्छा कर सकता है, या उनका कुछ विजन है? आपको अभी तक जो बात की है लोगों से, उससे क्या मेरा ऐसा मानना है ना कि इन्वायरमेंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसको बचाने के लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। ओके, बहुत आसानी से जब शुरू हुआ था तो हम बोले थे ना लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के लिए लाइफ स्टाइल चेंज करना है, कुछ नहीं करना है बहुत बड़ा। आपको कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सड़क पे चलते हुए अगर कचरा फेंक दे रहे हैं तो वो आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। स्वच्छता का मिशन मोदी जी ने इसीलिए शुरू किया था। आप सड़क पे गुटखा खाते खाते थूक देते हैं, वहाँ से बीमारियाँ फैलती हैं, आप उसको बचा सकते हैं। हम प्रिवेंट कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, हम अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाते चले जा रहे हैं, जैसे देखिए अभी छठ पूजा आएगा। छठ पूजा में हम सभी अपने घरों की सफाई करेंगे खुद से? हम आमतौर पे नहीं करते। हाइजीन और सैनिटेशन पे हम सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो हमारे डीएनए में ऑलरेडी है। छठ पूजा यही तो छठ पूजा वाला प्रोटोकॉल अगर हम डेली फॉलो करें तो हम बीमार ही ना पड़े। जो हाथ धो के प्रसाद खाने का प्रोटोकॉल है, हाथ धो के हर वक्त साफ रहने का प्रोटोकॉल है, कोरोना में यही तो करते थे हम। तो जब बीमारी आएगी तो करेंगे, और जब नहीं है तो नहीं करेंगे वाला व्यवस्था है, वही दिल्ली को पॉल्यूटेड बना देता है। वही दिल्ली को पॉल्यूटेड बना देता है। हम पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, और फिर कुछ लोग कहेंगे कि पेड़ों को काटने से प्रॉब्लम क्या है, फिर वो विनाश और विकास वाला डेफिनेशन चलता चला आएगा। तो घरों पे पौधे तो लगा ही सकते हैं अगर सड़कों से पेड़ काट रहे हैं तो। ये तो बड़ी छोटी चीज है। एसी तब ऑफ तो रह ही सकता है जब हम घर पे नहीं है, क्योंकि उससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और भारत का तो लक्ष्य भी है 2072 तक 0 कार्बन एमिशन वाला नेशन बनने का। यानी हम सब जिस जनरेशन के हैं, लगभग हम सब बुढ़े हो चुके होंगे, या मे बी एग्जिस्ट भी ना करें। उस एज ग्रुप में जाके भारत 0 कार्बन एमिशन वाला देश बनेगा। क्या हम पहले नहीं कर सकते? क्या हम उस टारगेट को एज सून एज पॉसिबल अचीव करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम ऐसा देश क्यों नहीं बन सकते जो 0 कार्बन एमिशन की जगह कार्बन एमिशन करना ही कम कर दे, और उससे ऑपोजिट वाली सिनेरियो को क्रिएट करना शुरू कर दे? और फिर देखिए, बड़ा उस लैंग्वेज में समझिए जो सबको समझ में आता है। बेसिक साइंस सबको समझ में आता है। हम सब पढ़े हैं कि अब जिनको साइंस समझ में नहीं आता वो कहते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे है वैसे है। 0 डिग्री पे बर्फ एग्जिस्ट करता है, 1 डिग्री सेल्सियस पे वही बर्फ पानी बन जाता है। 1 डिग्री टेम्परेचर जिसके बदल जाने से हमें फर्क भी ना पता चले, वही 1 डिग्री टेम्परेचर पिछले 100 साल में पृथ्वी का औसत तौर पे बढ़ा है। और उसने ग्लेशियर्स को पिघला के इस स्थिति में ला दिया है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को कनेक्ट करने वाली जनता बड़ी आसानी से समझ ले कि मुंबई डूबने को है तो मुंबई इंडियंस के मैचेस देखने नहीं मिलने वाले हैं, चेन्नई डूबने को है तो चेन्नई सुपर किंग्स के मैचेस भी देखने को नहीं मिलेंगे, और कोच्चि केरला का वो भी डूबने की स्थिति में जाने वाला है। तो आने वाले वक्त में क्रिकेट के कई सारे डेस्टिनेशंस विलुप्त होने की स्थिति में जा सकते हैं। क्या हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते? क्या छोटी छोटी कोशिशें अगर इसको बचा सकती हैं तो आज से उठाने की जरूरत है। वो छोटे छोटे कदम कल को एक बहुत बड़े रास्ते को तय कर सकते हैं। वो हम ही कर पाएंगे, वो भाषणों से नहीं होगा, वो केवल लाइफ स्टाइल से होगा। और सरकार इसमें सफिशिएंट है? डेफिनेटली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इसके ऊपर। सरकारों ने ही तो बात करना शुरू किया है। मिशन लाइफ, नमामि गंगे, ये तो सरकार का ही इनिशिएटिव है ना। स्वच्छ भारत मिशन सरकार ने ही शुरू किया है ना, बट सरकार भी तो जनता की है। जनता के बिना सरकार क्या है? सरकार क्या कर सकती है? टू एन एक्सटेंट वो मिशन लेके आ सकती है, लेकिन उसके सक्सेशन के लिए तो हमें ही काम करना होगा। आपको लगता है कि यूथ जो है वो मीन्स आपका युवा वाहिनी भारत ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसके अलावा यूथ कमीशन बनाने के अलावा कुछ सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व होगा पूरी तरीके से? और देखिए, और होगा तो कैसे होगा? डेफिनेटली होगा।
डेफिनेटली होगा। हम एजुकेशन पे इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं। एजुकेशन इस देश के हर व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, और वो एजुकेशन जो इंटेलेक्ट भी दे, यानी बुद्धिमत्ता भी दे, विरासत की पहचान भी दे, यानी पेड़ों के पत्तों की खूबसूरती से लेकर जड़ों की मजबूती तक इस देश के युवाओं तक कैसे पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ रिलायंट जॉब्स कर रहा है, जॉब क्रिएटर है, वो कैसे अपने सिस्टम को इतना बड़ा बना सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोजगार पहुंच पाए, ये सपोर्ट सिस्टम उन तक कैसे पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारी स्थिति भी उस स्थिति में नहीं है, बट डेफिनेटली आने वाले वक्त में 2-3 महीने 4 महीने के बाद हम डेफिनेटली कर पा रहे होंगे। सेम एज इट इज इकोनॉमी पे, सेम एज इट इज एम्पावरमेंट पे, और सेम एज इट इज एनवायरनमेंट पे। आज की तारीख में हमारे पास विजन है, आज की तारीख में हम टीम बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। अभी तक केवल विजन पे काम हुआ है, एग्जीक्यूशन पे काम करने का समय आ तो चुका है, पर अभी शायद हम उस स्थिति में नहीं है कि हम डायरेक्टली एक प्लान को लेके एग्जीक्यूट सक्सेसफुली कर पाए। बीच में चीज़ें छोड़ना हमारी आदत नहीं है, तो हम वो करना भी नहीं चाहते कि बोल दें कि भाई हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी टीम बना रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि देखिए ये विजन है, आप आ रहे हैं हमारे साथ। जो कह रहे हैं कि नहीं भैया हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बताइए। 10 में से 9 लोग कह देंगे नहीं आएंगे, एक तो आएगा, एक के साथ 9 के लिए काम कर लेंगे। इतना ही विजन है हमारा छोटा सा। आपको लगता है कि यूथ को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी समझ में आती है? बहुत ज़्यादा, आजकल के लड़कों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। कोई ऐसा इंटरेक्शन आपका किसी के साथ में या हमारे कई फ्रेंड्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं। हमारे एक फ्रेंड है, खैर नाम वाम हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन उनके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करने में बहुत मज़ा आता है और उनको बहुत इंटरेस्ट भी रहता है इन चीज़ों में। मेरा खुद का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। हमको खुद कभी कभी फील होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सपर्टीज़ हमें भी आनी चाहिए। हम भी चाहते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना उस तरीके से, और डेफिनेटली हम करने भी वाले हैं। G20 के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि खासकर लोगों में रुचि ज़्यादा बढ़ी है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, क्योंकि इंडिया का परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है। जब से इंडिया एज अ पावरफुल नेशन के रूप में इवॉल्व होना शुरू हो गया ना, दिखना शुरू हो गया दुनिया को, और कहते हैं ना जो दिखता है सो बिकता है। तो सबको लगा कि अच्छा ये दिख और बिक अच्छे से रहा है, तो हम भी अगर बेचने वाले बन जाए तो मजा आएगा। तो तब से डिप्लोमेसी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, और डेफिनेटली डिप्लोमेसी बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, उसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो। और इसमें फ़ायदा पता है क्यों है? हम उस जनरेशन से आते हैं जिनको अपडेटेड रहना बहुत पसंद है, अडेप्ट करना चीज़ों को बहुत पसंद है। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है कि वो हिस्ट्री की तरह नहीं है कि आज पढ़े और कल सेम ही रह जाएगा। वो स्टैटिक पोर्शन नहीं है, वो डायनेमिक है। आज कुछ है, कल कुछ हो सकता है। रसिया और यूक्रेन का वॉर शुरू होने से पहले वॉर नहीं था, वो शुरू होने के बाद वॉर बना। और अब खत्म कैसे हो, उसमें इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, नाटो क्या कर रहा है, वो सब इवॉल्व हो जाता है। सो बहुत बेहतरीन चीज़ है जिन लोगों को दिमाग खपाना पसंद नहीं चीज़ों में। एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहेंगे? एक ही एडवाइस देना है, मीन्स हमारा एक है, आप जो एडवाइस देना चाहें। कंक्लूजन के रूप में हम लोग केवल इतना समझ सकते हैं, 3-4 पॉइंट्स हम बोल देते हैं और सबको याद रखना चाहिए। रिसेंटली हम हर्षा भोगले जी को सुन रहे थे, और हर्षा भोगले जी बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं यार, मेरे तो फेवरेट हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से नहीं, उन्होंने जो बातें बोली उसमें से कुछ चीज़ें हम सीखे। हमें लगता है कि ज्ञान, वेदों में कहा गया है, ऋग्वेद में, कि ज्ञान जो है ना वो सबको बांटना चाहिए, वो बढ़ता है उससे। तो उन्होंने ही कहा था कि हाउ मच वर यू विलिंग टू डू व्हेन नोबडी वाज वाचिंग विल समडे डिटरमाइन हाउ मच विल यू डू व्हेन एवरीबॉडी इज वाचिंग। जब कोई नहीं देख रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, तब आप कितनी मेहनत कर रहे थे, ये डिटरमाइन करेगा कि जब सबकी निगाहें आपके ऊपर हैं तो आप कितना डिलीवर कर पा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, लाइफ इज लाइक अ टेस्ट मैच क्रिकेट, यू ऑलवेज गेट द सेकंड चांस इन लाइफ। लाइफ इज नॉट T20 क्रिकेट। लाइफ हमेशा टेस्ट मैच क्रिकेट की तरह है, हमेशा आपको जिंदगी में दूसरा मौका मिलेगा। बट कैसे मिलेगा? जो बात हमने शुरू में कही थी, लक और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क उस लेवल का होना होगा कि जब लक अपॉर्चुनिटी लेके आपके दरवाजे पे आए तो आप आइडेंटिफाई कर पाए कि यही अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए शायद हम बने हैं। तीसरी बात ये है माइंडसेट। हम सब माइंडसेट की बात नहीं करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में इसको जरूर बोलेंगे। 3 तरह के माइंडसेट होते हैं। जब आप मेहनत कर लिए, आपका लक भी साथ दे रहा है, और फिर आता है बिग डे। वो हम में से हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए वो एग्जाम का दिन होता है, वो इंटरव्यू का दिन होता है। किसी के लिए वो एंटरप्रेन्योर है तो वो पिच करने जा रहा है अपनी कंपनी को, वो दिन होता है। हर किसी के लिए अपना अपना दिन हो सकता है।
सबके लिए अपने अपने तरीके हो सकते हैं. तो बड़ा सवाल ये है कि कैन वी डिलीवर ऑन अ बिग डे? क्या हम बड़े दिन पे डिलीवर कर सकते हैं? और वो माइंडसेट आता कैसे? 3 तरह के लोग होते हैं. पहला वो जो ये कहेंगे कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, एंड डिफीट, एक्सेप्टिंग द डिफीट इज द ईजीएस्ट ऑप्शन. हार मान लेना सबसे आसान ऑप्शन है जिंदगी में. हर बार हमारे पास ऑप्शन होगा हार मान लेने का, ये तो ऑप्शन ही हटा दीजिए. दूसरे वो लोग हैं जो ये कहेंगे दिस इज जस्ट अनदर डे, बस दूसरा दिन है. ये वो लोग हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, जिनका लक पहले कभी साथ नहीं दिया, बहुत फेलियर्स देख चुके हैं. ये अपने आप को फेक करके विनर बनने की कोशिश करते हैं. इनमें से समटाइम्स दे विल बी विनर, समटाइम्स दे विल बी लूजर. और एक विनिंग मेंटेलिटी है जो शायद हर विनर के अंदर रहती है. जब बड़ा दिन आता है तो वो अपने आप को यही समझाता है दिस इज द डे आई वाज बोर्न फॉर. ये वो दिन है जिस दिन के लिए हम आज पैदा हुए थे. ये माइंडसेट हर किसी को So that's where it make the difference. That was the only difference. That was the only difference. All the best to everyone who is watching it. थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. और बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा ये. थैंक यू सो मच फॉर टू यू ऑल्सो, जो आपने बुलाया हमें यहाँ पे. और आपके नाम की ही तरह आप अभी जीत रहे हैं. आपका ये शो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था. अब तक का हम जितना भी पॉडकास्ट दिए हैं, बेस्ट थैंक यू, बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी. थैंक यू आदित्य.